नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अनुष्का एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की आर्थिक समीक्षा। यानी हम जो संसाधन है उनको आर्थिक समीक्षा के दृष्टिकोण से अपनी क्लासों के अंदर कंटिन्यू कर रहे हैं साथियों। तो आपको क्लासें जो है वो किस प्रकार की लग रही हैं, ये आपको कमेंट करके बताना होता है, तो आप कमेंट करके बताएं। और अगर आपको हमारी क्लासें अच्छी लग रही हैं, आपको कंटेंट जो है अच्छा लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सेव भी कर सकते हैं, पीडीएफ को सेव कर सकते हैं। और उसके लिए साथियों आपको क्या करना होता है, उसके लिए आपको अपना जो क्लास है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। और हमारी अनुष्का एकेडमी की ऑफलाइन जो भी जानकारी चाहिए वो सब आपको वहाँ मिलेंगी। तो उसके ऊपर आप क्लिक करके और सारी जानकारियाँ जुटा सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हर क्लास की पीडीएफ आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, हमारी क्लास के अंदर आज की जो है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में अकाल, सूखा, मरुस्थलीकरण। यानी अकाल, सूखा, मरुस्थलीकरण जो है वो क्या है, क्या उसके कारण है, क्या निवारण के उपाय हैं और किस प्रकार से जो है ये हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालता है, उसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। और जो प्रश्न बने हैं उनको भी हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट अपनी क्लास को शेयर कर दो साथियों, और सभी साथी आ जाओ, हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो साथियों, हम किसकी बात करेंगे आज? सबसे पहले तो देखो साथियों, हम हमारी क्लास में जाने से पहले हम क्या जानकारी ले लेते हैं, हमारी अनुष्का एकेडमी जो है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो साथियों, ये हमारे राजस्थान का जो है ना, अनुष्का एकेडमी सर्वाधिक चयन देने वाला राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान है। यानी यहाँ से हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर यहाँ से बहुत ज़्यादा सिलेक्शन हुए हैं साथियों। तो अगर आप अपने सिलेक्शन को श्योर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, अनुष्का एकेडमी ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से आपको जुड़ना है और आपको अपना सिलेक्शन पक्का करना है। तो आज ही साथियों यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं और आप ज़्यादा जानकारी यहाँ से जुटा सकते हैं और आज ही जुड़कर अपनी सफलता को क्या कर सकते हैं साथियों, सुनिश्चित कर सकते हैं। और देखो साथियों, हमारी अनुष्का एकेडमी जो है उसमें आपको क्यों जुड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर साथियों हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। ऑफलाइन बैच जो चलते हैं, सब्जेक्ट के एक्सपर्ट जो हैं उनके द्वारा यहाँ पर सिलेबस जो है वो कवर करवाया जाता है साथियों। और अप टू डेट सिलेबस जो है उसकी प्रिपरेशन करवाई जाती है। मतलब आपको इस तरीके से पढ़ाया जाता है साथियों कि जो मैटर आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग है, सिर्फ उसको ही आपको पढ़ाया जाता है, उसकी अच्छी प्रिपरेशन आपको करवाई जाती है। और हर क्लासरूम के अंदर साथियों क्या है, डिजिटल बोर्ड जो है वो लगे हुए हैं ताकि आपको कोई असुविधा नहीं हो। और पूर्ण सिलेबस जो है उसको कवर करवाया जाता है। रेगुलर जो है वो साथियों क्या होते हैं, यहाँ पर टेस्ट पेपर होते हैं, मॉडल टेस्ट पेपर यहाँ पर रेगुलर होते हैं। आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है, जो आपको पढ़ाया जाता है उसकी आपको क्या करवाई जाती है साथियों, प्रैक्टिस करवाई जाती है टेस्ट पेपर के द्वारा। और आपको यहाँ पर जो पढ़ाया जाता है उसके नोट्स जो है वो भी मिलते हैं। तो आपको इससे जुड़ना चाहिए और आपके जो डाउट होते हैं उनको भी किया जाता है साथियों, उनको सॉल्व किया जाता है। तो आप अनुष्का एकेडमी से इसलिए जुड़े कि आपको ये सुविधाएं मिलती हैं और आपको गाइडेंस जो है वो समय समय पर आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर्स जो है उनके द्वारा गाइडेंस भी समय समय पर आपको उपलब्ध करवाई जाती है कि आपको किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी चाहिए और क्या मतलब अपने जीवन में क्या अनुशासन लाना चाहिए ताकि आपकी सफलता जो है वो साथियों सुनिश्चित हो जाए। ये सारी करंट अफेयर्स जो है वो आपको डेली यहाँ पर
पढ़ाया जाता है, ऑनलाइन भी पढ़ाया जाता है साथियों, और ऑफलाइन भी आपको करंट अफेयर्स जो है वो पढ़ाया जाता है। मतलब आपको हर तरीके से पूर्ण किया जाता है ताकि आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बैठे तो आप असफल नहीं हो, आप सफलता की ऊंचाइयों को छुए साथियों। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, अनुष्का अकेडमी से एक बार जुड़कर साथियों जरूर देखना चाहिए। और उसके लिए अगर आपको लोकेशन पता करनी हो, आपको ये जानना हो कि अनुष्का अकेडमी संस्थान जो है वो कहाँ पर है, तो उदयपुर के अंदर है साथियों। और देखो यहाँ पर आप स्कैन कर सकते हैं, आपको गूगल मैप दिया हुआ है। और बाकी हमारे जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है साथियों, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, सबका जो है वो स्कैनर दिया हुआ है। तो आप यहाँ से जो है वो लोकेशन भी पता कर सकते हैं और अन्य जानकारियाँ जो है वो भी साथियों जुटा सकते हैं। नीचे आपको जो है संस्थान के नंबर दिए हुए हैं, तो और कोई जानकारी लेनी है तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो आज ही अनुष्का अकेडमी से जुड़िए और अपनी सफलता को क्या कीजिए, निश्चित कीजिए साथियों। अब देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं, अकाल, सूखा और मरुस्थलीकरण पढ़ने वाले हैं साथियों। क्या पढ़ने वाले हैं, अकाल, सूखा और मरुस्थलीकरण पढ़ने वाले हैं कि राजस्थान में सूखे से निपटने के लिए कौन से नोडल विभाग हैं, उनके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो साथियों हमारी क्लास में आ जाइए फटाफट कि आपदा प्रबंधन और राहत विभाग कौन से हैं, आपदा विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, और इनके बारे में हम सारी जानकारी लेने वाले हैं। मरुस्थलीकरण जो है वो क्यों होता है, तो उससे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं, मतलब आज की हमारी जो क्लास होने वाली है ना अकाल, सूखा और मरुस्थलीकरण की, उससे संबंधित प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं उनको भी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर साथियों हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम प्रश्नों को एक बार सरसरी नजर से देख लेते हैं। प्रश्नों को सोल्व जो है बाद में करेंगे ताकि हम अच्छे से पढ़ लें और आप भी उत्तर दे सके। तो देखो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष के अकाल में राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या प्रभावित हुई। तो आपको बताना है कि कौन से अकाल में सबसे ज्यादा राजस्थान की जनसंख्या जो है वो साथियों प्रभावित हुई। इसका उत्तर जो है हम बाद में करने वाले हैं। अब देखो साथियों अगला प्रश्न है, मरु विकास कार्यक्रम में 1 अप्रैल 1999 से केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय सहयोग का अनुपात जो है वो कितना था। तो ये भी आपको फटाफट आंसर जब आप पढ़ लोगे तो आप इसका आंसर दे पाओगे साथियों। अब देखो अपना अगला प्रश्न है, मरु विकास कार्यक्रम का वित्त पोषण होता है, यानी मरु विकास कार्यक्रम जो है ना उसका वित्त पोषण कितना कितना प्रतिशत होता है, ये आपको बताना होगा क्लास के बाद में। अब देखो अपना अगला प्रश्न है, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वित्तीय वर्ष में शुरू हुआ था। क्या पूछ रहे हैं कि सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम जो था ना वो कौन से वर्ष में शुरू हुआ था साथियों। तो फटाफट आप कमेंट करके बता पाएंगे जब हम पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न देखो क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन सा कार्यक्रम मरु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है, यानी इनमें से कौन सा कार्यक्रम है जो कि मरु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता है साथियों। अगला प्रश्न है कि कौन सा कार्यक्रम अकाल की समस्या से निपटने के लिए नहीं है। तो मरु विकास कार्यक्रम नहीं है क्या, जलधारा नहीं है क्या, काम के बदले अनाज या क्रेफी कार्ड योजना नहीं है क्या, इनमें से कौन सा है साथियों। अगला है, राजस्थान में बहुधा सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत कारण कौन सा है। कि राजस्थान के अंदर अकाल सूखा पड़ता है उसका सबसे मुख्य कारण हमसे पूछा गया है। अगला है, किस जिले के समूह में सूखे की संभावना जो है वो सर्वाधिक है, यानी कौन से जिले हैं जहां पर सूखे की संभावना जो है वो सबसे ज्यादा होती है साथियों। ये क्या है, ये है हमारे प्रश्न आज की क्लास में से बनने वाले जो आपको आंसर देने हैं। और आप आंसर कब दे पाएंगे साथियों, जब अपनी क्लास को आप कंटिन्यू देखेंगे और अच्छे से समझेंगे तो आप इन प्रश्नों के उत्तर जो है वो आराम से दे पाएंगे साथियों। तो चलो अकाल, सूखा और मरुस्थलीकरण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अकाल जो है वो क्यों पड़ता है, यानी अकाल जो है वो क्यों पड़ता है, उसके कारण कौन से हैं। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये कारण है क्या, ये कारण है क्या, निम्न में से कौन सा कारण नहीं है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं वर्षा की अपर्याप्तता,
यानी वर्षा जो है वो क्या नहीं होती है, पर्याप्त नहीं होती है साथियों। इसलिए क्या होता है, अकाल सूखे की समस्या आती है। दूसरा है अनियमितता, कभी ज्यादा हो जाती है और कभी नहीं होती है। अनिश्चितता यानी निश्चित भी नहीं है, राजस्थान के अंदर जो है वर्षा निश्चित नहीं है, ये कारण है। अगला कारण है शुष्क जलवायु, क्या है यहाँ की, सूखी जलवायु है। ऊंचा तापमान है। वृक्षोन्मूलन है, यानी यहाँ पर वृक्ष भी क्या है, कम है साथियों। भूजल का अंधाधुंध दोहन है, यानी भूजल जो है उसको बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं, अंधाधुंध उसका दोहन कर रहे हैं। पारिस्थितिकी असंतुलन है साथियों। इकोलॉजिकल इम्बोलेंस जो है वो भी है, मतलब सीमित संसाधन और जनसंख्या का भी बढ़ता दबाव जो है वो राजस्थान में अकाल सूखे का एक महत्वपूर्ण कारण है साथियों। ये क्या हो गए हमारे राजस्थान के अंदर अकाल और सूखा पड़ने के कारण। अकाल के प्रभाव जो है वो क्या होते हैं, यानी अकाल जब पड़ता है, सूखा जब होता है तो उसके क्या प्रभाव होते हैं मनुष्यों के ऊपर साथियों। तो देखो, कृषि फसलों का नष्ट होना, कृषि फसलें जो हैं वो क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। उत्पादन में क्या आ जाती है साथियों, गिरावट आ जाती है, उत्पादन कम हो जाता है या होता ही नहीं है। उद्योगों के लिए कच्चे माल का संकट आ जाता है, उद्योगों के लिए भी क्या आ जाता है साथियों, कच्चे माल का संकट आ जाता है। जनता की क्रय शक्ति का ह्रास होने लगता है, जनता की जो क्रय शक्ति, खरीदने की शक्ति जो है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। अकाल के कारण हम क्या पढ़ रहे हैं साथियों, अकाल के प्रभाव पड़ रहे हैं मनुष्य के ऊपर। बेरोजगारी में वृद्धि हो जाती है, अकाल पड़ता है तो क्या हो जाती है, बेरोजगारी हो जाती है। वस्तुओं की मांग में क्या हो जाती है साथियों, वृद्धि होने लगती है, वस्तुओं की मांग में वृद्धि होने लगती है। औद्योगिक उत्पादन में क्या आ जाती है साथियों, गिरावट आ जाती है, औद्योगिक उत्पादन में भी गिरावट आने लगती है। तो आगे हम क्या बात करते हैं साथियों कि अकाल जो पड़ता है उसके हमने कारण जान लिए और मनुष्यों के ऊपर उसका क्या प्रभाव होता है उसके बारे में हमने जानकारी ले ली। अब हम क्या जानने वाले हैं कि अकाल जो है उसकी रोकथाम के लिए, उससे निपटने के लिए जो है वो क्या उपाय किए जाते हैं उसकी जानकारी हम ले लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो देखो, वर्षा यानी जल का क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जल का संरक्षण करना चाहिए। वर्षा के जल का संरक्षण करने के लिए कार्यक्रम जो है वो बनाए जाने चाहिए। अभिलेख अभियानों की शुरुआत जो है वो करनी चाहिए। सिंचाई सुविधाओं का क्या करना चाहिए साथियों, विस्तार करना चाहिए। सरकारी प्रयास जो हैं वो सरकार के द्वारा किए जाने चाहिए, यानी योजनाएं बनाई जाने चाहिए और संस्थाएं जो हैं उनका निर्माण सरकार को करना चाहिए। अब देखो, हम ये जान लेते हैं कि अकाल जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, यानी अकाल कितने प्रकार का होता है और सबसे खतरनाक जो है वो कौन सा होता है। तो देखो, एक तो होता है अन्न काल, यानी अन्न का अभाव हो जाना। पहला प्रकार क्या कहेंगे, अन्न का अभाव हो जाना, यानी अनाज में कमी हो जाना। दूसरा प्रकार का अकाल होता है जल काल, यानी जल का क्या हो जाना, अभाव हो जाना, जल में कमी आ जाना, उसको कहते हैं जल काल। तीसरा होता है तृण काल साथियों। तो तृण काल यानी पशुओं के लिए जो चारा है ना उसमें क्या हो जाना, कमी हो जाना, वो कौन सा होता है, तृण काल होता है। पशुओं के लिए चारे का अभाव हो जाना क्या कहलाता है, तृण काल कहलाता है। अब देखो, एक होता है त्रिकाल, सबसे खतरनाक, यानी उसमें अन्न भी नहीं, जल भी नहीं और चारा भी नहीं, तीनों का क्या हो जाना, भयंकर संकट आ जाना। अन्न, जल और चारा जो है वो तीनों ही क्या हो जाना, तीनों में ही कमी हो जाना, उनमें भारी गिरावट हो जाना, संकट आ जाना, उसको क्या कहा गया है, त्रिकाल कहा गया है साथियों। अब ये जो त्रिकाल है ना वो कब कब पड़ा,
यानी अन्न का संकट आया, जल का संकट आया और पशुओं के लिए चारे का भी संकट आया, उसको त्रिकाल कहा गया। तो वो वर्ष कौन कौन से हैं जब त्रिकाल हुआ? तो 1887-88 में क्या पड़ा? त्रिकाल पड़ा। फिर देखो 1899 में भी त्रिकाल पड़ा। फिर 2002 और 3 के अंदर भी क्या आया? त्रिकाल आया साथियों, जिसमें अन्न, जल और चारे तीनों की क्या हो गई? कमी हो गई। 2004-5 के अंदर भी क्या आया साथियों? त्रिकाल आया, जिसमें अन्न, जल और पशुओं के लिए चारे की कमी हो गई साथियों। अब देखो हम क्या बात करने वाले हैं कि राजस्थान के अंदर जो है साथियों, वो प्रमुख अकाल जो है वो कौन कौन से पड़े। क्या बात करने वाले हैं? राजस्थान के अंदर प्रमुख अकाल जो है वो कौन कौन से थे। तो देखो पंचकाल कब पड़ा? 1812-13 के अंदर पंचकाल पड़ा साथियों। 1812-13 के बीच में पंचकाल। सहसा भदूसा अकाल जो है वो कौन सा कहलाया? जो 1842-43 के अंदर पड़ा, उसको सहसा भदूसा अकाल कहा गया साथियों। यानी सडनली जो अकाल पड़ा। छप्पनिया अकाल जो है वो कौन सा है साथियों? जो 1899 ईस्वी में पड़ा था। कौन सा? छप्पनिया अकाल 1899 में, और 1956 विक्रमी संवत के अंदर पड़ा था साथियों। वृहत अकाल यानी मैक्रो ड्राउट ये कब पड़ा? 2002-3 के अंदर मैक्रो अकाल यानी वृहत अकाल पड़ा साथियों। चालीसा अकाल जो है वो कब पड़ा साथियों? तो 1983 के अंदर जो है वो चालीसा अकाल हमें देखने को मिला। महाअकाल जो है वो कब देखने को मिला साथियों? 1987-88 के अंदर जो है वो हमें महाअकाल देखने को मिला साथियों। अब देखो हम पढ़ रहे हैं अकाल, सूखा और मरुस्थलीकरण। तो हम ये जान लेते हैं कि सूखा जो होता है उसकी परिभाषा क्या है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार। यानी सूखे की परिभाषा क्या है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार। तो देखो सामान्य सूखा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार कौन सा होता है जिसको सामान्य सूखा कहा गया है? तो औसत वर्षा 25%। कितनी? औसत वर्षा 25% कम वर्षा होती है तो सामान्य सूखा कहा जाता है। 25% से कम वर्षा होती है तो उसको क्या कहा जाता है साथियों? सामान्य सूखा कहा जाता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा ये परिभाषा दी गई है सूखे की। प्रचंड या भयंकर सूखा किसको कहते हैं? प्रचंड या भयंकर सूखा औसत वर्षा 50% से भी क्या हो जाना? कमी हो जाना, उसको क्या कहते हैं? भयंकर सूखा या प्रचंड सूखा। यानी वर्षा जो है वो बहुत ही कम हुई है तो उसको प्रचंड सूखा कहते हैं साथियों। अब देखो हम बात करते हैं कि सिंचाई आयोग के अनुसार जो है वो सूखा क्या होता है। अभी हमने सूखे की परिभाषा जो है वो किसके अनुसार पढ़ी है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पढ़ी है। अब हम सूखे की परिभाषा जो है वो किसके अनुसार जान रहे हैं साथियों? तो सिंचाई आयोग के अनुसार जो है वो सूखा क्या होता है। तो देखो सीमित सूखा जिसमें औसत वर्षा जो है वो 25 से 50% के बीच में क्या हो जाती है? वर्षा के अंदर कमी हो जाती है, उसको सीमित सूखा कहते हैं। गंभीर सूखा जिसमें वर्षा में 50% से अधिक क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, उसको क्या कहते हैं साथियों? भयंकर सूखा कहते हैं। ये किसके अनुसार है? सिंचाई आयोग के अनुसार है। फिर हम बात करते हैं मरुस्थलीकरण की, यानी भूमि क्षरण की बात कर रहे हैं। मरुस्थलीकरण की बात करें कि मरुस्थलीकरण जो है वो क्यों होता है उसकी बात करते हैं। तो मरुस्थलीकरण क्या है कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राकृतिक या मानव निर्मित कारकों के कारण शुष्क अर्ध शुष्क भूमि की जैविक उत्पादकता में क्या हो जाती है साथियों? कमी हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? मरुस्थलीकरण कहते हैं। साधारण भाषा में कि मरुस्थलीकरण को कैसी प्रक्रिया है? एक ऐसी प्रक्रिया है मरुस्थलीकरण जिसमें
प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं या मानव निर्मित कारण भी हो सकते हैं साथियों मरुस्थलीकरण में, जिसके कारण क्या होता है, शुष्क और अर्ध शुष्क भूमि की क्या हो जाती है, जैविक उत्पादकता जो होती है ना उसमें कमी आ जाती है। उसको क्या कहते हैं, मरुस्थलीकरण कहते हैं। उसमें प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारण जो होते हैं वो उत्तरदायी होते हैं। किसमें, मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया में साथियों। मरुस्थलीकरण के कारणों की जब हम बात करते हैं तो देखो क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो मरुस्थलीकरण के कारण जो है कि वर्षा में कमी हो जाना, क्या हो जाना, वर्षा में कमी हो जाना। जैसे कि अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश जो है वहां पर क्या है, मरुस्थलीकरण है, वर्षा की कमी है। अतिचारण, पशुओं का क्या होना, अतिचारण होना, यानी अनियंत्रित पशु चराई के कारण भी क्या हो जाता है साथियों, मरुस्थलीकरण हो जाता है। वृक्षोन्मूलन, वृक्षों की जब ज्यादा कटाई कर दी जाती है तब भी क्या हो जाता है, मरुस्थलीकरण होता है। यह भी मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी कारक है। अवैज्ञानिक कृषि पद्धति, यानी जिसमें वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति को अपनाया जाता है तो भी क्या हो जाता है, मरुस्थलीकरण हो जाता है। स्थानांतरित कृषि है, जैसे वालरा झूमिंग कृषि जिसको कहते हैं ना, स्थानांतरित कृषि आप समझते हैं, स्थान बदल बदल कर जो कृषि की जाती है उसके कारण भी ये स्थानांतरित कृषि जो है वो भी मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देने वाली है। मृदा का अपरदन, मृदा का अपरदन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, इसके कारण भी मरुस्थलीकरण होता है। जलवायु का परिवर्तन होता है, उसके कारण भी क्या होता है साथियों, मरुस्थलीकरण होता है, जलवायु के परिवर्तन के कारण। प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि बाढ़ का आ जाना, सूखे का पड़ जाना, भूस्खलन का हो जाना, इनके कारण भी क्या हो जाता है, मरुस्थलीकरण हो जाता है साथियों। रासायनिक उर्वरकों का बढ़ता प्रयोग, ये तो आप देखने को मिल ही रहा है आपको कि रासायनिक उर्वरक जो है उनका प्रयोग जो है वो लगातार बहुत अधिक होता जा रहा है। ये भी मरुस्थलीकरण का एक उत्तरदायी कारण है साथियों। अब देखो कि हमने मरुस्थलीकरण क्या होता है, उसके क्या प्रभाव होते हैं, क्या उसके कारण होते हैं, किस कारण से मरुस्थलीकरण होता है, ये जान लिया। अब हम जानेंगे कि मरुस्थलीकरण होने से क्या प्रभाव पड़ता है, क्या हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है उसकी बात करें तो वनस्पति का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। जमीन जो है वो क्या हो जाती है साथियों, बंजर हो जाती है। जमीन क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है, यानी उत्पादकता में जमीन की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। मिट्टी का क्षरण होने लगता है, प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि होने लगती है। मरुस्थलीकरण के कारण प्राकृतिक आपदाएं जो है उनके अंदर भी क्या होने लगती है साथियों, वृद्धि होने लगती है। जैसे बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, ये हमें अब देखने को मिल ही रहा है। भूमि निम्नीकरण, यानी भूमि बंजर हो जाती है। जैव विविधता का ह्रास होने लगता है, जैव विविधता जो है ना उसका भी क्या होने लगता है, ह्रास होने लगता है, कमी होने लगती है, धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं जीव भी। सामूहिक पलायन यानी पर्यावरण प्रवासन जो है वो भी हमें मरुस्थलीकरण के कारण देखने को मिलता है। जहां मरुस्थलीकरण होता है, जमीन बंजर हो जाती है, उत्पादकता घट जाती है, तो वहां से क्या हो जाता है, प्रवास हो जाता है, उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। तो ये अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक है। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, इतना नुकसान होता है मरुस्थलीकरण से, तो उसको रोकने के लिए जो है वो क्या उपाय किए जा सकते हैं, उसकी जब हम बात करते हैं तो देखो वनीकरण को प्रोत्साहन दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा क्या लगाया जाए साथियों, वृक्ष लगाए जाए। शेल्टर बेल्ट वृक्षारोपण किया जाए, वातरोधी वृक्षारोपण किया जाए, और जैविक उर्वरकों का प्रयोग जो है ना उसके बढ़ावे को साथियों, जैविक उर्वरक जो है उनके प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए, और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में क्या की जाए, कमी की जाए, तो मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है। फसल चक्र को अपनाया जाना चाहिए,
मरुस्थलीकरण कम करना है तो फसल चक्र को अपनाया जाना चाहिए। सिंचाई की वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाया जाना चाहिए, जैसे कि क्या कर सकते हैं, बूंद बूंद सिंचाई, स्प्रिंकलर या फव्वारा पद्धति जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बूंद बूंद सिंचाई का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन तकनीकों को, इन उपायों को अपना के और क्या कर सकते हैं, मरुस्थलीकरण को साथियों कम कर सकते हैं। फिर देखो हम बात करते हैं कि चारागाहों का विकास किया जाए, यानी अतिचारण भी था ना, वृक्षों का, वो पशुओं का अनियंत्रित चारण जो था, उसके लिए ये उपाय है कि चारागाहों का क्या किया जाना चाहिए, विकास किया जाना चाहिए। जैसे कि बीहड़ भूमि जो है वो छोड़ी जानी चाहिए, ताकि वहां पर पशु जो है वो चराई कर सके। अवैध खनन गतिविधियां जो है उनके ऊपर क्या की जानी चाहिए साथियों, रोक लगाई जानी चाहिए। जो अवैध खनन होता है उसके ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए, तो मरुस्थलीकरण को हम रोक सकते हैं। मरुस्थलीकरण रुकेगा तब क्या होगा, कृषि में सुधार होगा, उत्पादकता बढ़ेगी। और राजस्थान की हमने पढ़ा था ना, 62% जो आय का हिस्सा है वो कहाँ से आता है, कृषि से आता है। ये हमने पढ़ लिया है, 85% लोग कृषि कार्य करते हैं। तो ये मरुस्थलीकरण जो है वो उसको कम कर रहा है ना साथियों, इसीलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, मरुस्थलीकरण को कम करने के उपाय जो है उनके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। भूजल स्तर में क्या हो, वृद्धि करनी चाहिए। भूमि जल स्तर है उसमें वृद्धि करनी चाहिए, और उसके लिए क्या कर सकते हैं, वृक्ष लगाने चाहिए। मरुस्थलीकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए कि मरुस्थलीकरण होगा तो क्या क्या नुकसान होने वाले हैं, उसके बारे में क्या करनी चाहिए, जागरूकता लानी चाहिए, तभी मरुस्थलीकरण को हम रोक सकते हैं। मरुस्थल के प्रकार, यानी मरुस्थल जो है वो कितने प्रकार का होता है साथियों, तो देखो मरुस्थल जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ईर्ग, जिसको हम क्या कहते हैं, रेतीला मरुस्थल भी कहते हैं, ईर्ग या रेतीला मरुस्थल कहते हैं। जैसे कि बालू की प्रचुरता, जहां पर बलुई मिट्टी, बालू मिट्टी जो है उसकी क्या होती है साथियों, प्रचुरता होती है, अधिकता होती है, वो मरुस्थल कौन सा होता है, ईर्ग होता है, जिसको रेतीला मरुस्थल भी कहते हैं। दूसरा मरुस्थल होता है हम्मादा। कौन सा होता है, हम्मादा मरुस्थल, जो किस प्रकार का होता है, चट्टानी प्रकार का। हम्मादा मरुस्थल चट्टानी जिसका प्रकार है उसको क्या कहते हैं, हम्मादा मरुस्थल कहते हैं। रेग या सेरिट मरुस्थल, जो कि पथरीला मरुस्थल होता है, मिश्रित प्रकार का मरुस्थल होता है, उसको क्या कहते हैं साथियों, रेग या सेरिट मरुस्थल कहते हैं। फिर देखो मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए जो सहस्थायी कार्य कर रही है वो कौन कौन सी है, उनके बारे में हम जानकारी ले। तो देखो कि यूएनसीसीडी यानी संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन, कौन सी संस्था है साथियों, पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, यूएनसीसीडी यानी संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन। ये संस्था है मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए, जिसकी स्थापना 17 जून 1994 को हुई, गठन हुआ 17 जून 1994 को साथियों, याद रखना। अब देखो इसका क्या काम है कि ये पर्यावरण और विकास को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता है। क्या है कि पर्यावरण और विकास को स्थायी भूमि प्रबंधन जो है उससे जोड़ने वाला एकमात्र अकेला क्या है, कानूनी समझौता है, अंतरराष्ट्रीय कानूनी समझौता है साथियों। सदस्य देशों की जब हम बात करें तो इसमें कितने सदस्य देश हैं साथियों, 197 इसके अंदर सदस्य देश हैं, जो किसके लिए कार्य कर रहे हैं, मरुस्थलीकरण को कम करने के लिए कार्य कर रहे हैं। फिर देखो हम बात करते हैं कि 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस जो है, प्रश्न आ सकता है कि मरुस्थलीकरण दिवस है या सूखा दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो कब, याद रखना 17 जून को हर वर्ष मनाया जाता है और विश्व मरुस्थलीकरण दिवस है। 2023 की थीम की जब हम बात करें तो
ये जो है मरुस्थलीकरण दिवस, इसकी 2023 की थीम क्या थी, याद रखना, उसकी भूमि उसका अधिकार, यानी जिसकी भूमि होगी उसका अधिकार होगा, ये इसकी थीम है। याद साथियों, यूएनसीसीडी के द्वारा मरुस्थलीकरण के कारणों, उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, रोकथाम के उपायों के ऊपर विचार करने के लिए क्या किया गया साथियों, एक सम्मेलन जो है वो आयोजित किया जाता है। हर वर्ष एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है जिसको क्या कहते हैं, सीओपी। सीओपी यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। उस सम्मेलन को क्या कहा जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। कौन से सम्मेलन को साथियों, तो यूएनसीसीडी के द्वारा मरुस्थलीकरण के जो कारण है, प्रभाव है, रोकथाम के उपाय हैं, उनको कैसे दूर करे, उसके लिए एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। उसको सीओपी भी, शॉर्ट में सीओपी या फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो कि भारत के अंदर जो है ये सम्मेलन कब हुआ, तो क्या याद रखेंगे कि ये जो सीओपी का 14वें नंबर का जो सम्मेलन हुआ था, और कब हुआ था, 2019 के अंदर हुआ साथियों। तो ये कहां पर हुआ था, ग्रेटर नोएडा के अंदर हुआ, उत्तर प्रदेश में। कहां पर हुआ, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ था ये सम्मेलन, और भारत में आयोजित होने वाला प्रथम कोप का सम्मेलन था साथियों। यानी पहला भारत के अंदर मरुस्थलीकरण के जो सम्मेलन आयोजित होते हैं, पहला सम्मेलन था, कहां पर हुआ था, ग्रेटर नोएडा के अंदर 2019 में, ठीक है, और भारत में आयोजित हुआ। 16वां कोप सम्मेलन जो है वो कहां आयोजित हुआ, तो याद रखना, रियाद के अंदर हुआ। रियाद कहां पर है, सऊदी अरब के अंदर है, जहां पर 16वां कोप सम्मेलन आयोजित होगा। अब देखो हम बात करते हैं दूसरा जो संस्थान है उसकी, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए जो संस्था है उसकी जब हम बात करते हैं, तो ये नाम आप सबने बहुत सुना है, काजरी, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। काजरी का पूरा नाम क्या है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान साथियों, जो 1959 में जोधपुर के अंदर स्थापित है। ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा क्या है साथियों, संचालित है। पूछ लिया जाए किसके द्वारा संचालित है, तो याद रखेंगे, काजरी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा संचालित है। भारत सरकार इसका संचालन अमेरिका व यूनेस्को के सहयोग से कर रही है। ये भी पूछा हुआ है प्रश्न कि काजरी का संचालन जो है भारत सरकार किसके सहयोग से कर रही है, तो क्या याद रखेंगे, अमेरिका व यूनेस्को के सहयोग से। काजरी के 2 क्षेत्रीय कार्यालय है, क्या है, काजरी के 2 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो कहां कहां पर है, एक तो है भुज में, और भुज कहां पर है, तो साथियों भुज याद ही होगा गुजरात के अंदर है, जहां भूकंप आया था, भुज गुजरात के अंदर है। दूसरा इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है साथियों वो कहां पर है, लेह के अंदर है, और लेह जो है वो कहां पर है, तो लेह जो है वो अपना लद्दाख के अंदर है साथियों। कहां पर है, लद्दाख के अंदर है, जहां पर काजरी के 2 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। मरुस्थल का प्रयाण किसे कहते हैं, यानी मरुस्थल का प्रयाण जो है वो क्या होता है, तो अमरुस्थलीय क्षेत्र का क्या हो जाना, मरुस्थलीय क्षेत्र में परिवर्तित हो जाना, बदल जाना। यानी जो क्षेत्र मरुस्थलीय नहीं है, बंजर नहीं है, उसका बंजर भूमि में बदल जाना क्या कहलाता है, मरुस्थल का प्रयाण कहलाता है। विभिन्न सरकारी कार्यक्रम और योजनाएं जो है वो और कौन कौन सी है, तो देखो क्षेत्र विशेष के ऊपर जो कार्यक्रम है, यानी क्षेत्रों के ऊपर, क्षेत्र विशेष के लिए जो कार्यक्रम है सबसे बड़ा वो है डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम है साथियों, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम की जब हम बात करते हैं तो बीहड़ में स्थित जो पहाड़ियां हैं उनको क्या कहा जाता है, डांग कहा जाता है। बीहड़ में स्थित पहाड़ियों को क्या कहते हैं, डांग कहते हैं, इसलिए इसका डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम नाम रखा गया है, क्षेत्र विशेष का एक कार्यक्रम है।
शुरुआत कब हुई? 1995-96 में इसकी हुई थी शुरुआत साथियों। और इसकी पुनर्स्थापना जब पूछी जाए तो याद रखना 2004-05 में इसकी क्या हुई थी? पुनर्स्थापना हुई थी। और शुरुआत कब हुई थी? 95-96 के अंदर इसकी डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। कितने जिलों में? तो याद रखना डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है वो 8 जिलों के अंदर संचालित है। 22 पंचायत समिति, 371 ग्राम पंचायत, 8 तो जिले डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम में आते हैं और 22 जो है वो पंचायत समिति, 371 जो है वो इसमें ग्राम पंचायत आती है साथियों, जिसमें क्या है? डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम संचालित है। अब देखो संभाग कौन कौन से हैं? 2 संभाग हैं। एक तो भरतपुर संभाग आता है और एक आता है कोटा संभाग। भरतपुर संभाग में भरतपुर जिला आता है, करौली जिला आता है, धौलपुर आता है और सवाई माधोपुर जिला आता है। कोटा संभाग में कोटा आता है, बूंदी आता है, बारां आता है और झालावाड़ जिला आता है। इन जिलों में ये क्या है? डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम जो है वो संचालित है पूरी तरह से। यानी ये किसके सहयोग से चलाया जा रहा है? तो ये पूरा 100% जो इसमें खर्चा है वो किसके द्वारा साथियों? राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। यानी 100% किसके द्वारा संचालित है? ये राज्य सरकार के द्वारा। कौन सा? डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम साथियों। इसका उद्देश्य क्या है? तो दस्यु प्रभावित डांग क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक विकास करना, आधारभूत संरचनाओं का विकास करना, रोजगार का सृजन करना, सामुदायिक परिसंपत्तियों का सृजन करना। हमने पढ़ा था ना कि अकाल जब पड़ता है तो बेरोजगारी आ जाती है, आदि आदि जो समस्याएं आती है उनके लिए ये जो है वो कार्यक्रम साथियों चलाया गया है। अब देखो अगला जो क्षेत्र विशेष कार्यक्रम है मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम है। कौन सा है? मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम की जब हम बात करें साथियों तो मेवात किसको? अलवर भरतपुर में जो मेव जाति के लोग रहते हैं ना, तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? मेवात कहते हैं। यानी अलवर और भरतपुर जिला है, वहां मेव जाति के लोग रहते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं? मेवात क्षेत्र कहते हैं साथियों। इसकी शुरुआत किसकी शुरुआत? मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो 1987-88 के अंदर साथियों क्या हुई? इसकी शुरुआत हुई। किसकी? मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम की। कितने जिलों के अंदर संचालित है? तो याद रखेंगे मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है ना वो 2 जिलों के अंदर संचालित है साथियों। कितने जिले आते हैं इसमें? 2। अलवर की देखो 8 पंचायत समितियों में यह संचालित है। लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, तिजारा, मुंडावर, किशनगढ़ बास, कंठमर, कोटकासिम, उमरेण, ये इसके अंदर अलवर की जो है वो पंचायत समितियां आती हैं। अब भरतपुर की कौन कौन सी हैं? 3 पंचायत समितियां आती हैं साथियों। भरतपुर की 3 आती है, जैसे नगर है, डीग है, कामा है। वित्त का जो पोषण है पूरी तरह से कौन वहन करती है? राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है, क्योंकि ये क्या है? क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम है साथियों, जो 2 जिलों के अंदर संचालित है, अलवर और भरतपुर में। इसका उद्देश्य क्या है? दस्यु प्रभावित डांग क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक विकास करना, आधारभूत संरचनाओं का विकास करना, रोजगार का सृजन करना और सामुदायिक जो परिसंपत्ति है उनका क्या करना? सृजन करना साथियों। अगला जो कार्यक्रम है वो है मगरा विकास कार्यक्रम। अगला कार्यक्रम कौन सा है? मगरा विकास कार्यक्रम है, जो कि दक्षिणी व मध्य राजस्थान का कार्यक्रम है। मगरा विकास कार्यक्रम दक्षिणी और मध्य राजस्थान का कार्यक्रम है। जनजातीय जिलों को छोड़कर, जनजातियां जहां पर पाई जाती हैं उन जिलों के अंदर यह संचालित नहीं है। पहाड़ियों और पथरीला युक्त क्षेत्र जो है वो मगरा विकास कार्यक्रम के अंदर क्या किया गया है? शामिल किया गया है। इसकी शुरुआत की जब हम बात करते हैं तो 2005-06 के अंदर मगरा विकास कार्यक्रम की क्या हुई थी? याद रखेंगे, शुरुआत हुई थी। कितने जिलों में संचालित है? तो ये 5 जिलों के अंदर संचालित है साथियों।
कितने जिलों में मगरा विकास कार्यक्रम संचालित है? 5 जिलों के अंदर। कौन कौन से हैं? पूछा जाए तो अजमेर है, पाली है, राजसमंद है, चित्तौड़ है और क्या है? भीलवाड़ा है साथियों। इनके अंदर मगरा विकास कार्यक्रम जो है वो संचालित है। अब हम बात करेंगे कि वित्त का जो पोषण है वो किसके द्वारा मगरा विकास कार्यक्रम में वहन किया जाता है? तो पूरा राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। मगरा विकास कार्यक्रम के अंदर 100% कौन देती है? राज्य सरकार देती है। इसका उद्देश्य भी वही है कि जो दस्यु प्रभावित डांग क्षेत्र है उसका सामाजिक विकास करे, आर्थिक विकास करे, आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जाए, रोजगार का सृजन किया जाए और जो सामाजिक परिसंपत्तियां हैं उनका रक्षण किया जाए, सृजन किया जाए। अब हम बात करते हैं सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की। जो सीमावर्ती जिले हैं ना राजस्थान के, उनके अंदर जो क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम संचालित है BADP, उसकी जब हम बात करें तो कब शुरुआत हुई थी साथियों? 1986-87 के अंदर क्या हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी। और कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंदर साथियों? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर। कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंदर? 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई सीमावर्ती जिलों के लिए। पुनर्स्थापना जब इसकी पूछी जाए तो कब याद रखेंगे? 93-94। 1993-94 में सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की पुनर्स्थापना हुई और स्थापना 1986-87 में। राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती जिले और 14 विकास खंडों के अंदर ये क्या है? संचालित है साथियों। अब देखो आवंटन जो राशि है सीमावर्ती जिलों के अंदर, मतलब कौन से जिले के अंदर कितनी राशि प्रदान की गई है इस कार्यक्रम के तहत, उसकी जब हम बात करें तो देखो गंगानगर जिला जो है उसमें 15% राशि जो है वो खर्च की जाए। बीकानेर जिला जो है सीमावर्ती, उसमें 25% राशि खर्च की जाए। जैसलमेर सीमावर्ती जिला जो है उसमें कितनी राशि साथियों? 30% राशि खर्च की जाए। बाड़मेर जो सीमावर्ती जिला है उसमें भी कितनी % राशि खर्च की जाए? सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत 30% राशि जो है वो खर्च करके उसमें विकास कार्य किए जाए साथियों। वित्त पोषण जो है वो इसका भी कौन वहन करती है? इसका राज्य सरकार नहीं वहन करती है साथियों, इसका कौन वहन करती है? केंद्र सरकार के द्वारा पूरा 100% जो खर्चा है वो वहन किया जाता है गृह मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा। राज्य को ये राशि जो है ना केंद्र सरकार 3 आधारों के ऊपर देती है। अब देखो वो 3 आधार याद रखना कौन कौन से हैं। केंद्र सरकार राज्य को जो राशि देती है ना, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई के आधार पर दी जाती है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है उसके आधार पर, जैसे रेड क्लिफ रेखा है उसकी लंबाई कितनी है, इस आधार पर क्या दी जाती है? ये राशि जो है वो गृह मंत्रालय के द्वारा राज्य को दी जाती है। विकास खंड की जनसंख्या के आधार पर दी जाती है कि उस विकास खंड के अंदर जनसंख्या जो है वो कितनी है साथियों, उसके आधार पर दी जाती है। विकास खंड जो है उसका क्षेत्रफल कितना है उसके आधार पर यह राशि केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को प्रदान की जाती है। अब हमसे पूछा जाए इसका उद्देश्य क्या है साथियों, तो देखो सीमावर्ती क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं उनको विशिष्ट, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, विशिष्ट आवश्यकताएं उनकी पूर्ति करना, आधारभूत उनको सुरक्षा देना, उनको रोजगार देना, ये इस कार्यक्रम के क्या है साथियों? उद्देश्य है। क्षेत्रीय सीमावर्ती विकास कार्यक्रम के उद्देश्य 60% तक राशि आधारभूत संरचनाओं के विकास में दी जाएगी। कितने % राशि? 60% राशि आधारभूत संरचनाओं में दी जाएगी। 10% राशि जो है वो सुरक्षा संबंधी जो भी कार्य होंगे उनके अंदर खर्च की जाएगी। 15% राशि जो है वो रख रखाव के अंदर खर्च की जाएगी। उस क्षेत्र के रख रखाव में 15% राशि जो है जैसे कि शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कृषि हो गई, उसमें खर्च की जाएगी। इस प्रकार से राशि को केंद्र सरकार के द्वारा बांटा गया है कि कौन से क्षेत्र में कितनी राशि खर्च करनी चाहिए। अगला जो कार्यक्रम है वो है बीहड़ सुधार कार्यक्रम।
कौन सा कार्यक्रम है? बीहड़ सुधार कार्यक्रम है साथियों। बजट घोषणा कब हुई थी? 2013-14 का जो बजट आया था ना, उसमें बीहड़ सुधार कार्यक्रम की क्या हुई थी साथियों? घोषणा हुई थी। कितने जिलों के अंदर संचालित है? 5 जिलों के अंदर है। कौन से जिले हैं वो? 5। तो देखो, करौली जिला है, धौलपुर है, सवाई माधोपुर है, कोटा है और क्या है साथियों? बूंदी है। इन 5 जिलों के अंदर ये बीहड़ सुधार कार्यक्रम संचालित है। इसका उद्देश्य क्या है? बीहड़ भूमि को समतल कराकर, बीहड़ भूमि जो है ना, उसको समतल कराकर जो भूमिहीन किसान है उनको क्या कर देना? आवंटित कर देना। ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है साथियों। 10 उन्मूलन करना, कृषि की उत्पादकता को क्या करना साथियों? बढ़ाना। हम क्या पढ़ रहे हैं? मरुस्थलीकरण में सुधार कैसे किया जा सकता है उसको पढ़ रहे हैं, ताकि कृषि भूमि का विकास हो जाए, ज्यादा से ज्यादा कृषि भूमि बढ़े और क्या हो कि कृषि में उत्पादकता बढ़े, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बीहड़ सुधार कार्यक्रम की जब हम बात कर रहे हैं तो ये उद्देश्य हमें देखने को मिलते हैं। अगला जो हमारा कार्यक्रम है वो है कंदरा सुधार कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम है साथियों? कंदरा सुधार कार्यक्रम की जब हम बात करते हैं तो 1987-88 से ये कार्यक्रम जो है वो संचालित है। कंदरा सुधार कार्यक्रम कब से संचालित है साथियों? 1987-88 से संचालित है। कितने जिलों के अंदर संचालित है? तो साथियों ये कंदरा सुधार कार्यक्रम जो है वो 8 जिलों के अंदर संचालित है। याद रखेंगे, 8 जिलों के अंदर। अब देखो संभाग कौन कौन से आते हैं, तो भरतपुर संभाग जो है उसके तो 4 जिले आते हैं। कोटा संभाग के भी कितने जिले आते हैं साथियों? 4 जिले। तो कितने जिले हो गए? 8 जिले हो गए। और पूरा वित्त पोषण जो है याद रखेंगे किसके द्वारा वहन किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा। कंदरा सुधार कार्यक्रम में पूरा वित्त पोषण जो 8 जिलों के अंदर संचालित है, भरतपुर संभाग के 4 जिले, कोटा संभाग के 4 जिले, उसमें वित्त पोषण पूरा का पूरा कौन वहन करता है? केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। अगला है सूखा संभाव्य आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम, डीपीएपी। कौन सा कार्यक्रम है साथियों? डीपीएपी, सूखा संभाव्य आशंकित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इसकी शुरुआत 1973-74 में हुई थी। कब हुई थी? याद रखेंगे 73-74 में। कौन सी पंचवर्षीय योजना में साथियों? तो चौथी जो पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत हुई थी। राजस्थान के 11 जिलों के अंदर ये वर्तमान में संचालित है। कितने जिलों में? याद रखेंगे, राजस्थान के 11 जिलों में वर्तमान समय में ये कार्यक्रम चालू है। कौन कौन से हैं? भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर है, कोटा है, अपना झालावाड़ है, बारां है, उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, अजमेर है और टोंक है। इनके अंदर सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम जो है वर्तमान में संचालित है साथियों। वित्त पोषण की जब हम बात करते हैं सूखा संभाव्य कार्यक्रम में, तो केंद्र का 50% और राज्य सरकार का भी कितना प्रतिशत साथियों? 50%, यानी 50-50% दोनों सरकारें वहन करती हैं। और 1 अप्रैल 1999 के बाद में क्या हुआ कि केंद्र इसमें 75% देने लग गया और राज्य सरकार का इसमें कितने प्रतिशत रह गया? 25%। चेंज कब हुआ? 1 अप्रैल 1999 को हुआ, जिसमें केंद्र सरकार 75% देने लग गई और राज्य सरकार 25%। उद्देश्य से पूछा जाए तो सूखा संभावित क्षेत्रों में भूमि, जल, अन्य प्राकृतिक संसाधनों का क्या करना साथियों? विकास करना, पर्यावरण संतुलन पर क्या देना? बल देना। ये इसका उद्देश्य है। अगला जो कार्यक्रम है वो है मरुभूमि विकास कार्यक्रम, डीडीपी। कौन सा है? मरुभूमि विकास कार्यक्रम, डीडीपी। तो देखो इसकी शुरुआत 1977-78 में हुई, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 1977-78 में कौन सी योजना में हुई साथियों? 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुई। कितने जिलों के अंदर है? 10 जिलों के अंदर ये वर्तमान में संचालित है। लेकिन शुरुआत में क्या हुआ साथियों की शुरुआत में 10 जिलों के अंदर शुरू किया गया इसको। फिर देखो चेंज कब आया इसमें, तो ये चेंज भी आपको याद रखना है।
1 अप्रैल 1995 के बाद में 10 से बढ़ाकर जिलों की संख्या कितनी कर दी गई? तो याद रखना 16 जिलों को इसमें शामिल कर दिया गया। अब हमसे पूछ लिया जाए कि वो 16 जिले जो है कौन कौन से हैं, तो देखो हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, पाली, नागौर, सीकर और अपना झुंझुनू, इन जिलों के अंदर मरुभूमि विकास कार्यक्रम जो है वो संचालित है साथियों। वित्त पोषण केंद्र और राज्य का 75-25 है, यानी 75% इसमें खर्चा केंद्र सरकार का होगा और 25% जो है वो किसका होने वाला है? राज्य सरकार का। इसका उद्देश्य क्या है कि मरुस्थलीय जिलों में क्या किया जाए? वृक्षारोपण किया जाए, मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोका जाए और पारिस्थितिकी संतुलन क्या किया जाए साथियों? स्थापित किया जाए। ये इसका उद्देश्य है। मरु प्रसार रोकथाम अधिनियम सीडीपी की जब हम बात करें, इस कार्यक्रम की सीडीपी मरु प्रसार रोकथाम अधिनियम की, तो देखो साथियों शुरुआत 1999-2000 में इसकी शुरुआत हुई और 10 जिलों में मरुस्थलीकरण को रोकना इसका कार्य है और वित्त पोषण केंद्र का इसमें 75 है और राज्य का इसमें कितना है? 25% है साथियों। कौन से कार्यक्रम में? सीडीपी में। उद्देश्य इसका क्या है? वृक्षारोपण, मरुस्थलीकरण, शेल्टर बेल्ट बनाना, ये इसका क्या है? उद्देश्य है साथियों। मरुगोचर योजना, अगला क्या है? मरुगोचर योजना है जिसकी शुरुआत 2003-4 में हुई थी। कब हुई? याद रखेंगे 2003-4 में मरुगोचर योजना की। कितने जिलों में है साथियों? तो 10 जिलों के अंदर ये संचालित है। केंद्र राज्य का खर्चा जो है अनुपात कितना है वित्त पोषण का? 75-25 है। 75 केंद्र सरकार का है, 25 राज्य सरकार का है। उद्देश्य हमसे पूछ लिया जाए तो मरुस्थलीय जिलों के अंदर पारंपरिक जल स्रोतों का क्या करना साथियों? विकास करना, चारागाहों का विकास करना, मरुस्थलीकरण के प्रसार को क्या करना? रोकना साथियों। एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, अगला कार्यक्रम कौन सा है? एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम है। तो इसकी शुरुआत कब हुई? 1 अप्रैल 1995 से एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम की क्या हुई साथियों? शुरुआत हुई। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम जो है वो संचालित है और राजस्थान के वर्तमान में 10 जिलों के अंदर एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम संचालित है। उद्देश्य ग्रामीण विकास मंत्रालय के बंजर भूमि विकास विभाग जो 1982 है उसके द्वारा इसका संचालन किया जाता है। इसमें एकीकृत व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम 1992 और 93 जो है उसको क्या किया गया है? शामिल। प्रारंभ, अगला कार्यक्रम कौन सा है? जीवन धारा योजना है साथियों। कौन सा है? जीवन धारा योजना कार्यक्रम। तो देखो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1996-97 के अंदर जीवन धारा योजना की शुरुआत हुई थी। पूरी तरह से केंद्र सरकार के द्वारा जीवन धारा योजना कार्यक्रम संचालित है। पूरा खर्चा कौन वहन कर रहा है? केंद्र सरकार कर रही है। इसका उद्देश्य पूछा जाए तो जो बीपीएल परिवार वाले लघु व सीमांत कृषक हैं उनको कुओं का निर्माण और लघु सिंचाई कार्यों के लिए अनुदान उपलब्ध करवाना जो है जीवन धारा योजना जो कार्यक्रम है उसका उद्देश्य है साथियों, जो किसके द्वारा संचालित है? केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है। आईडब्ल्यूडीपी और डीपीएपी या डीडीपी को 1995 में हनुमंतराव समिति की सिफारिश पर जल ग्रहण विकास कार्यक्रम में शामिल कर दिया गया साथियों। और याद रखना 1 अप्रैल 2008 के अंदर इनको एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन परियोजना में क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया। ये ध्यान रखने योग्य बात है। और 1 अप्रैल 2008 को प्रारंभ करके 90% यानी 90% तो कौन देगा इसमें? केंद्र सरकार देगी और 10% इसमें कौन देगा? राज्य सरकार इसमें खर्चा जो है वो साथियों क्या करेगी? वहन करेगी।
अगला कार्यक्रम है हरियाली परियोजना। कौन सा है? हरियाली परियोजना की जब हम बात करते हैं तो 27 जनवरी 2003 को हरियाली परियोजना की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य क्या करना है? जल का संरक्षण करना है, पेयजल की समस्या का क्या करना? निवारण करना, सिंचाई के लिए जल की व्यवस्था करना, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, मत्स्य पालन को क्या देना साथियों? प्रोत्साहन देना। किसका उद्देश्य है? हरियाली परियोजना का उद्देश्य है। अगली योजना कौन सी है? निरांचल परियोजना। कौन सी? निरांचल परियोजना 2016 से 2022 तक। कौन सी? निरांचल परियोजना। निरांचल राष्ट्रीय वाटरशेड परियोजना है। इसका उद्देश्य है जल संसाधनों के सुधार और संरक्षण के लिए काम करना। भारत सरकार के द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से ये क्या है? संचालित है और भारत के 9 राज्यों में ये काम कर रही है। राजस्थान के 2 जिले इसमें शामिल हैं, जैसे जोधपुर और उदयपुर में भी इसको क्या किया गया साथियों? संचालित किया गया। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना अप्रैल 2012 से कब तक है? अप्रैल 2020 तक। विश्व बैंक के द्वारा ये पोषित योजना है और राजस्थान के 10 कृषि जलवायु प्रदेशों के अंदर इसको क्या किया गया है साथियों? संचालित किया गया है। इसका उद्देश्य जब हमसे पूछा जाए तो सिंचित जल का कुशल उपयोग करना। इस परियोजना के मुख्य 6 घटक हैं साथियों, जो कौन कौन से हैं? सतही जल, संग्रहित जल, भूजल, उद्यानिकी, पशुपालन और कृषि साथियों, इसके ये 6 घटक हैं। फिर देखो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16 से संचालित है। थीम इसकी पूछ ली जाए तो प्रति बूंद अधिक फसल जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की थीम है। केंद्र राज्य का अनुपात 60:40 है। 60% केंद्र का है और 40% किसका है साथियों? राज्य सरकार का है। उद्देश्य पूछ लिया जाए तो प्रत्येक खेत में सिंचाई सुविधाओं का क्या करना? विस्तार करना। और इसके अंदर जो मिशन है वो है समन्वित एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, जो 89-90 से है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम इसके अंदर है। ऑन फार्म जल प्रबंध जो है वो इसके अंदर है साथियों। अगली जो है राजीव गांधी जल संचय योजना। कौन सी है? राजीव गांधी जल संचय योजना, जिसकी शुरुआत 20 अगस्त 2019 से है। पूछ ली जाए शुरुआत 20 अगस्त 2019 से। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत ये कार्य कर रही है। प्रथम चरण जो है 2019 से 2021 तक था और 33 जिलों के 4000 गांवों में ये शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य जन सहभागिता के माध्यम से जल संरचनाओं का निर्माण, मरम्मत, जीर्णोद्धार करना, जिससे कि वर्षा जल का संरक्षण हो तथा भूजल के स्तर में क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए। संशोधित परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1978-79 कितने जिलों में संचालित है? 13 जिलों के अंदर। उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक विकास करना इसका उद्देश्य है। जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम की बात करें, कौन से कार्यक्रम की? जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1992-93 से क्या हुई साथियों? इसकी शुरुआत हुई। कितने जिलों के अंदर संचालित है? 8 जिलों के अंदर ये संचालित है। जनजाति अनुसंधान संस्थान हमसे पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे कहां पर है साथियों? उदयपुर के अंदर है। ये बात भी आपको याद रखनी है। मरु विकास बोर्ड 1996 से शुरू है। कौन सा विकास बोर्ड है? मरु विकास बोर्ड साथियों। रूख भायला क्या है? रूख भायला यानी वृक्ष मित्र कार्यक्रम 1986 से स्टार्ट है। राजीव गांधी के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो डूंगरपुर से की गई।
भारत का मरुस्थलीकरण और भूमि उन्नयन एटलस इसरो के द्वारा 2016 में जारी किया गया। इसका उद्देश्य क्या है कि मरुस्थलीकरण और भूमि चरण का क्या करना साथियों, मुकाबला करना इसका उद्देश्य है। अगला है चारा विकास योजना, जो कब से संचालित है, 2010 से। कौन सी है, चारा विकास योजना। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम भी इसका नाम है, CADP, शॉर्ट में क्या कहते हैं, CADP साथियों, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम। 1974-75 में शुरू किया गया, भारत सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से, भारत सरकार और विश्व बैंक के द्वारा। उद्देश्य हमसे पूछा जाए तो सिंचाई में सुधार, कुशल जल प्रबंधन से कृषि उत्पादन के अंदर क्या करना साथियों, वृद्धि करना। मरुस्थल वृक्षारोपण शोध केंद्र की जब हम बात करते हैं कि कहां पर 1952 में स्थापित किया गया, कहां पर, तो क्या याद रखना है, जोधपुर के अंदर साथियों। राजस्थान में प्राकृतिक आपदाएं साथियों, तो देखो भूकंप, भूकंप की जब हम बात करें तो 4.5 की तीव्रता का भूकंप जो है ना साथियों, वो कहां पर आया, अलवर में, भरतपुर में, कहां पर इसका प्रभाव जो है वो देखने को मिला, 1970, 80 और 2006 के अंदर जो है वो हमें 4.5 की तीव्रता का जो अर्थक्वेक की जब हम बात करते हैं तो इन जिलों अलवर, भरतपुर, सिरोही, झुंझुनू, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, पाली, जयपुर, अजमेर के अंदर देखने को मिला। जब हम बाढ़ की बात कर रहे हैं साथियों, किसकी बात कर रहे हैं, बाढ़ की, तो 70-71 में सांभर में, और 80-81 में जयपुर में, 2006 में बाड़मेर के कवास में साथियों जो है बाढ़ का प्रकोप हमें देखने को मिला। राजस्थान में आपदा प्रबंधन सहायता राहत विभाग की स्थापना हमसे पूछ ली जाए तो 24 अक्टूबर और कब की गई, 1951 को की गई। आपदाएं जो आती है ना उनसे निपटने के लिए। राजस्थान में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की जब हम बात करते हैं तो कब से लागू हुआ, याद रखना 1 अगस्त 2007 से राजस्थान के अंदर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 जो है वो साथियों लागू हुआ। राजस्थान राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण RSDMA की बात करें तो 6 सितंबर 2007 को बनाया गया, और इसके अध्यक्ष हमसे पूछे जाएं तो कौन होते हैं साथियों, याद रखना इसके अध्यक्ष जो होते हैं, राजस्थान राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं साथियों। राजस्थान राज्य आपदा प्रबंधन नीति की बात करें तो कब से, 25 अक्टूबर 2007 से स्टार्ट है साथियों, राजस्थान राज्य आपदा प्रबंधन नीति। राजस्थान में सूखे से निपटने के लिए नोडल विभाग कौन सा है, आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग है साथियों। कौन सा है, आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग जो है वो आपदाओं से निपटने वाला नोडल विभाग है। तो ये क्या थी साथियों, हमारी जो है वो आज की क्लास थी। लेकिन हमने शुरुआत में क्या किया था, जो है प्रश्न भी हमने पढ़े थे साथियों, क्या पढ़े थे, प्रश्न, लेकिन उनके जो है वो आंसर हमने नहीं किए थे। तो फटाफट हमने पढ़ लिया पूरा मैटर। अब हम क्या करने वाले हैं, उन प्रश्नों को फिर से देखते हैं और उनके जो आंसर है वो देने की कोशिश करते हैं साथियों। तो अगर आपने पूरी क्लास को अच्छे से ध्यान से देखा है तो आपको प्रश्न जो है वो जरूर आने वाले हैं, तो फटाफट आप उत्तर देते जाओ। सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है वो क्या है कि राजस्थान में सूखे से निपटने के लिए नोडल विभाग कौन सा है। अभी हम पढ़ के आए हैं ना, कौन सा नोडल विभाग है, अभी जस्ट पढ़ा है। राजस्थान में सूखे से और आपदाओं से निपटने के लिए जो नोडल विभाग है वो कौन सा है साथियों, आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग है। कौन सा विभाग है, आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग है। ठीक है। दूसरे प्रश्न की जब हम बात करें तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित वर्षों में से
इस वर्ष के अकाल में राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या प्रभावित हुई। यानी कौन सा अकाल पड़ा इन वर्षों में से जिसमें राजस्थान की जनसंख्या जो है वो सबसे अधिक प्रभावित हुई। तो फटाफट बताओ कमेंट करके, कौन सा अकाल था जिसमें राजस्थान की जनसंख्या प्रभावित हुई थी? 2009-10 में हुई थी क्या? 2004-5 में हुई थी क्या? 2013-14 के अंदर हुई थी क्या? या फिर 91-92 के अंदर हुई थी क्या? तो सबसे अधिक जो जनसंख्या राजस्थान की प्रभावित हुई थी साथियों, वो हुई थी 2009-10 के अकाल के अंदर। अब देखो हम बात करते हैं मरु विकास कार्यक्रम में 1 अप्रैल 1999 से केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय सहयोग का अनुपात था। यानी पहले तो ये कम था ना केंद्र सरकार की तरफ से, और फिर बढ़ाया गया, हम अभी पढ़ के आए हैं। तो कितना था साथियों? 75-25 था क्या? 25-75 था क्या? या 50-50 था क्या? या फिर 70-30 था क्या? तो बढ़ाकर इसको कितना किया गया? केंद्र की तरफ से 75 और राज्य की तरफ से कितना साथियों? 25%। तो कितना हो गया? मरु विकास कार्यक्रम में केंद्र राज्य का अनुपात 75:25 हो गया साथियों। फिर हमारा अगला प्रश्न है, मरु विकास कार्यक्रम का वित्त पोषण कितना होता है? यानी मरु विकास कार्यक्रम जो है ना, उसके अंदर राज्य सरकार का कितना है और केंद्र सरकार का कितना है साथियों? तो अभी पढ़ के आए हैं। तो 75% केंद्र सरकार का और 25% किसका साथियों? राज्य सरकार का वित्त पोषण अनुपात होता है। फिर देखो अपना अगला प्रश्न है, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ हुआ था? क्या पूछ रहे हैं कि सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है ना, वो कौन से वित्त वर्ष के अंदर शुरू हुआ था? तो 74-75 में हुआ था क्या? 87-88 में हुआ था क्या? 89-90 में हुआ था क्या? या 75-76 में हुआ था क्या? तो देखो साथियों, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम जो है वो हुआ था 1974-75 वित्तीय वर्ष के अंदर, याद रखना। फिर देखो अपना अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन सा एक कार्यक्रम मरु विकास कार्यक्रम के अंदर नहीं है? यानी हमारे सामने 4 कार्यक्रम दिए गए हैं, उनमें से हमें यह पूछा है कि कौन सा एक कार्यक्रम है जिसको मरु विकास कार्यक्रम के अंदर शामिल नहीं किया गया है। तो बताओ, शुष्क क्षेत्र अनुसंधान विकास कार्यक्रम को नहीं किया गया क्या? अकेला संभावना क्षेत्र कार्यक्रम को नहीं किया गया क्या? मरुस्थलीकरण से द्वंद्व कार्यक्रम को नहीं किया गया क्या? या फिर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को नहीं किया गया क्या? तो साथियों, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं किया गया है। फिर देखो अपना अगला प्रश्न है, कौन सा कार्यक्रम अकाल की समस्या से निपटने के लिए नहीं है? कि इन कार्यक्रमों में से कौन सा वो कार्यक्रम है जो अकाल की समस्या से निपटने के लिए नहीं शुरू किया गया है? तो मरु विकास कार्यक्रम हमने पढ़ा है, किया गया है। जलधारा योजना अभी हम पढ़ के आए हैं, हाँ बिल्कुल किया गया है। काम के बदले अनाज योजना, बिल्कुल ये भी किया गया है। तो कौन सा नहीं किया गया है इसमें साथियों? तो अकाल से निपटने के लिए कैफ्री कार्ड योजना जो है उसको शामिल नहीं किया गया है। फिर देखो, तो ये क्या थे साथियों हमारे आज की क्लास के प्रश्न थे कि कौन से प्रश्न हमारी क्लास में से बन सकते हैं। आपको हमारी जो क्लास है वो किस प्रकार की लगी है और आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आपके सामने बताया गया है कि आप अन्य जानकारी कहाँ से जुटा सकते हैं। और आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। और आपको क्लास के बाद में कमेंट करके भी जाना है और बताना है कि क्लास कैसी लग रही है आपको। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गाते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और धन्यवाद।